सबसे पहले तो मैं पूरे देशवासियों को एडवांस में दिवाली की शुभकामना पेश करता हूँ। मैं बेलापुर विधानसभा के चुनाव को, ये अजीबोगरीब चुनाव होने जा रहा है फर्स्ट टाइम। ऐसा है कि अभी तो सबका डीएनए एक ही जैसा हो गया है। पहले तो ऐसा था कि हमारे आदरणीय शरद पवार साहब सेक्युलरिज्म को लेकर चल रहे थे, इसलिए महाविकास आघाड़ी बनाई गई, जिसमें पवार साहब की मेहनत की वजह से उद्धव साहब ठाकरे हमारा और कांग्रेस एक पेज पे आ गई। अब बेलापुर में ऐसा था कि कोई ऐसा चेहरा दे जो पुराने कार्यकर्ता, हमारे यहाँ के अध्यक्ष या महिला अध्यक्ष या और सीनियर लोग जो है यहाँ पे कई साल से राष्ट्रवादी में काम कर रहे हैं। राष्ट्रवादी का जब ख़राब वक्त था तो हम लोग राष्ट्रवादी के साथ खड़े हुए थे। हम लोग सत्ता के लालच में सत्ता के साथ नहीं गए। आज की सिचुएशन ऐसी है कि बिगर लोगों को कॉन्फिडेंस में लेकर यहाँ का जो कैंडिडेट है डिक्लेयर किया गया और लोगों में कहीं ना कहीं नाराज़गी है और स्पेशल माइनॉरिटी में बहुत नाराज़गी है, क्योंकि आप जानते हैं नई मुंबई का माहौल और एटमॉस्फेयर, चूँकि आप मीडिया वाले हैं, आप सब सारी चीज़ों को अच्छी तरह से वाकिफ़ हैं, तो ये नाराज़गी तो है ही लोगों में। अब देखना ये कि जनता का रुख किस करवट लेता है। चलिए, ये बात तो आपने सही फरमाया कि माइनॉरिटी को इग्नोर पहले से ही किया जा रहा है। हम लोग बार बार इसकी शिकायत कर चुके हैं हेड ऑफिस में कि हमको हमारा अध्यक्ष जो डिस्ट्रिक्ट अध्यक्ष है उसको स्टेज नहीं दिया जाता। जैसा कि आप जानते हैं कि माइनॉरिटी इज़ अ बिग मेजॉरिटी इन इंडिया, नॉट ओनली इन महाराष्ट्र। तो वो जो इज़्ज़त मिलनी चाहिए वो मिलती नहीं है और सारी मीटिंगें होती है विदाउट, जबकि मैं महाराष्ट्र का वर्किंग प्रेसिडेंट हूँ, मेरे पास 12 डिस्ट्रिक्ट की जिम्मेदारी है, मुझको भी इग्नोर किया जाता है। और साथ में हमारे अध्यक्ष और वाइस प्रेसिडेंट, स्टेट वाइस प्रेसिडेंट, लोकल वाइस प्रेसिडेंट, सारे लोगों को इग्नोर किया जाता है और मीटिंगें तय हो जाती हैं। तो ये इसके जो असरात है अपनी कौम में, मतलब लोगों की राय, हमारी आवाम की राय जो है ना मुख्तलिफ जा रही है। लोगों का बोलना ऐसा है कि अगर हमारे कौम के लीडरान को इज़्ज़त नहीं मिलती है तो हमारा क्या, जीतने के बाद हमारी हैसियत क्या होगी। तो ये पेचीदगी पेश आ रही है हमारे साथ और इसका इफ़ेक्ट तो कैंडिडेट को भुगतना पड़ेगा। उनको ये मालूम है कि मुसलमान चूँकि बीजेपी के एडवर्स है, बीजेपी की आइडियोलॉजी, बीजेपी की विचारधारा आरएसएस के साथ जुड़ी हुई है और जो देश का एटमॉस्फेयर है, मॉब लिंचिंग है, जिसे आप माज़अल्लाह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में अनाप शनाप बकते हैं ये लोग, और बहुत सारी चीज़ें ऐसी है कि कॉमन सिविल कोड है। अभी राम मंदिर का तो कोर्ट ने जजमेंट दिया, इसलिए मुसलमान अभी उसकी मुखालिफत करना छोड़ दिया। ऐसे बहुत सारे इश्यूज़ हैं जो मुसलमानों के बरखिलाफ़ जा रहे हैं। तो मुसलमानों में तो बीजेपी को लेके बहुत नाराज़गी है। कहीं ना कहीं मतलब बीजेपी अपनी आइडियोलॉजी चेंज करना नहीं चाहती और मुसलमान को अपना हिस्सेदार नहीं बनाना चाहती और उनको मुसलमानों को के वोटों की भी ज़रूरत नहीं। ये हमारी सेक्युलर पार्टीज़ अच्छी तरह जानती है कि मुसलमानों के पास कोई ऑप्शन है नहीं, तो ये इसका एडवांटेज भरपूर लेती है। ये इसकी अपॉर्चुनिटी जो है सेक्युलर पार्टीज़ लेती है और वो मुसलमानों को इग्नोर करते आ रही है कि भाई मुसलमानों के पास मजबूरी क्या है, सेक्युलर पार्टीज़ जो है उनको ही वोट करना है। तो ये कहीं ना कहीं मुसलमानों को एक प्लेटफॉर्म पर आकर सोचना पड़ेगा और हमारी नुमाइंदगी कैसे बढ़े उस पर गौर व फिक्र करने की ज़रूरत है और हमको कहीं ना कहीं इकट्ठे आना पड़ेगा, आज नहीं तो कल आना पड़ेगा। बहुत बड़े अफसोस की बात है कि हमारी पार्टी ने माइनॉरिटी को इग्नोर किया, जबकि माइनॉरिटीज़ के हम जब मिले थे इलेक्शन के बाद लोकसभा के, आदरणीय पवार साहब ने बहुत ऑनर किया था मुसलमानों के परफॉर्मेंस को, लेकिन मुसलमानों को टिकट नहीं दी गई। यहाँ तक कि हमारे सीनियर लीडर तो नेशनल प्रवक्ता भी है, नेशनल जनरल सेक्रेटरी भी है, नसीम सिद्दीकी साहब, उनको भी इग्नोर किया जा रहा है। अगर ऐसे हालात बनेंगे तो लोग
लोगों में बेचैनी है और लोग कहीं ना कहीं फैसला लेने पे मजबूर हो जाएंगे। जो रिस्पेक्ट है पवार साहब की, सबसे ज़्यादा वोट बैंक राष्ट्रवादी का है, मुसलमानों का, और राष्ट्रवादी अगर ऐसा इग्नोर करते आएगी, हमारे सीनियर लीडरान को अगर कंसिडर नहीं किया जाता है तो छोटे लोगों का तो मोरल कैसे बढ़ेगा, कहीं ना कहीं उनका मोरल डिस्टर्ब होगा। और आगे आके लोग जो है जानते हैं समंदर में अपना रास्ता तलाश करता है, तो वही सूरत माइनॉरिटीज़ की बनने वाली है। मैं बहुत अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि हमने बहुत मशक्क़त मेहनत की, पार्टी को बढ़ाने में हमारा बहुत बड़ा हिस्सा है, कंट्रीब्यूशन है। अभी कल भी मैं सुन रहा था टेलीविज़न पर, अजीत पवार साहब ने 10% मुसलमानों की नुमाइंदगी की बात की। जैसा आप जानते हैं कि इद्रिस नायकाडो को MLC दी गई, मुश्ताक अंतुले को उर्दू एकेडमी का चेयरमैन बनाया गया, और बहुत सारे छोटे लोग जो मेरे अंडर में काम करते थे वो कमीशन के डायरेक्टर बन गए और मौलाना आज़ाद के डायरेक्टर बन गए। और वो बार बार अजीत पवार साहब बोल रहे हैं कि भाई मुसलमानों के साथ जस्टिफिकेशन होगा, लेकिन मुसलमानों का यही कहना है कि बीजेपी के अलायंस के साथ आप हैं, बीजेपी के अलायंस के साथ एक्सेप्टेबल नहीं है, इसलिए मुसलमान उनके साथ नहीं जा रहे हैं। लेकिन डिसीज़न मेकिंग में अजीत पवार इज़ मच बेटर एक्चुअली। देखिए, माइनॉरिटी का भी जो चर्चा चल रही है गली कूचे में, मस्जिद के बाहर अतराफ, तो बहुत बड़ी तादाद में राष्ट्रवादी से नाराज़ है लोग। अब पब्लिक का मूड है वो किस तरफ उनका रुझान जाता है, लेकिन नाराज़गी तो बेहतर है ही। लेकिन बीइंग ए राष्ट्रवादी अध्यक्ष, हमको ये सोचना है कि जो फासिस्ट ताकतें, जो शिद्दत पसंद ताकतें हैं, उनको कहीं ना कहीं रोकना भी है। लेकिन उसका लाएअमल क्या होगा मैं अभी नहीं जानता एक्चुअली। लोगों में तो बहुत नाराज़गी है। लोगों में नाराज़गी इस बात की कि भाई पवार साहब ने बीजेपी जो यहाँ वहाँ से लोगों को लेती है, उनकी वॉशिंग मशीन में जाके वो क्लीन शीट हो जाते हैं। अब वही हो गया कि हम भी लोगों को बुला रहे, हर्षवर्धन पाटिल को बुलाया, बीजेपी में थे, उनको बाहर से आने वाले जो लोग हैं उनको टिकट दी जा रही है और अपने लोगों को इग्नोर किया जा रहा है, और स्पेशली माइनॉरिटी को तो इग्नोर किया जा रहा है। बहुत बड़े दुख की बात है एक्चुअली। ये बहुत बड़ा मेरा मतलब मैं नाराज़गी व्यक्त करता हूँ कि ये बहुत बड़ी मतलब बहुत तकलीफ़ की बात है एक्चुअली। सबसे पहले तो मैं उनको बोलूँगा कि अगर आप राष्ट्रवादी में प्रवेश किए हैं तो उनको माइनॉरिटीज़ के 41,000 वोट है। अभी तक लोगों को गलतफहमी है कि माइनॉरिटी वोट बैंक नहीं है। उनको कहना कि माइनॉरिटी से अप्रोच करना चाहिए, समझे। उन्होंने आज तक अप्रोच नहीं किया, आज तक इतनी मीटिंग के हुए हमको बुलाया नहीं गया, समझे। तो एक बात ये है। दूसरी बात ये है कि जब वो बीजेपी में थे तो मुसलमानों के ख़िलाफ़ एक मोर्चा निकाला था। जो डिस्कशन में आ रहा है आवाम में, वो बात मैं आपके सामने रख रहा हूँ, जिसमें वो लैंड जिहाद, लव जिहाद और मसाजिद एनक्रोच किया है मुसलमानों ने, मुसलमानों को रेंट पे घर नहीं दिया जाए, ये सब मूवमेंट RSS के साथ उन्होंने चलाया था और ये सब लोग जानते हैं। तो ये सारी चीज़ों को किस तरह क्लियर करेंगे और माइनॉरिटी का वोट बैंक किस तरह हासिल करेंगे, ये इनको सोचना है। मैं तो सदाकत के साथ बात रख रहा हूँ आपके सामने, मैं किसी के ऑब्लिगेशन में नहीं रख रहा हूँ। ये जो हक तलफी हुई है मुसलमानों के साथ, और आपने जो मुसलमानों के बारे में बोला है, ये डिस्कशन अवाम में है, तो इसका कहीं ना कहीं इनको नुकसान पहुँचेगा अगर इस बात को क्लियर नहीं करते हो। हमारी चीज़ आज तक मेरे को बताइए, हम जब से हम रह रहे हैं आज 30 साल से, हमने नाइक फैमिली के अलावा किसी के बारे में सोचा ही नहीं। हमने आज तक उनको ही वोट दिया है और हमको इज़्ज़त मिली है। लेकिन आवाम का काम जो है जिस तरीके से होना चाहिए, एम्प्लॉयमेंट है, मसाजिद के मसाइल है, टैक्सेशन है, और खुदा ने की देवे कितनी मसाजिद अभी सीउट को उसी की मस्जिद है, इतनी आलिशान मस्जिद लोग आवाम के चंदे से बनी, उसको उसी नहीं मिला। हम 12 बोल रहे हैं कि उसका उसी का रास्ता बना है। जो लीडरान है, जो पॉलिटिकल में एक मकाम रखते हैं, कहीं ना कहीं पूरी कौम को एक नज़रिए से देखना चाहिए
और एक नुक्ते नज़र से देखकर सबको एक विचारधारा में लाना चाहिए। जब तक सब इकट्ठे नहीं आएंगे तो विकास नहीं होगा। विकास के लिए हमको इकट्ठे आने की ज़रूरत है, जो हो नहीं पा रहा है एक्चुअली। आप जानते हैं कि तुर्बा जैसे एरिया में एक कब्रिस्तान नहीं, इतना डेंस मुस्लिम पॉपुलेशन है। जब मैं महाविकास आघाड़ी में अजित पवार साहब, क्योंकि मैं उनका ही कार्य करता था, तो उन्होंने अब मेरे पास वो आज भी एविडेंस के तौर पे मौजूद है। उन्होंने भांगर को बोला था कि कब्रिस्तान होना चाहिए तुर्बे जैसे एरिया में, मुसलमान को भी हमको साथ में लेके चलना है जब देश तरक्की करेगा। तो ये देश की तरक्की के लिए इंतहाई ज़रूरत की चीज़ें हैं जो मुसलमान को नहीं मिल पा रही है। तो ये तो सारी चीज़ें उनको क्लियर करना पड़ेगा एक्चुअली। हम तो साथ में हैं राष्ट्रवादी के कार्यकर्ता होने के नाते हम साथ में हैं, लेकिन आवाम के अंदर जो बदगुमानियाँ है, गलतफहमी है, उसको दूर करना पड़ेगा उनको। इसकी अशद ज़रूरत है। लोग उनके जो साथ में हैं वो लोग जो है वो सच नहीं बोलते हैं एक्चुअली, क्योंकि जो चौपलूसी करते हैं वो लोग ये बात पहुंचाएंगे नहीं। मैं ये बात आवाम तक पहुंचाना चाहता हूं, और अब आवाम को फैसला करना है, और हमारे लीडर को जो राष्ट्रवादी में आए हैं उनको सोचना है और फैसला करना है कि भाई वो किस तरह आगे जाना चाहते हैं। देखिए, ये तो अब मैं बता नहीं सकता। जो भी कॉम्प्लिकेशंस थे मैंने आपके सामने रख दिया। और एक चीज़, अब हमारे जो कार्यकर्ता हैं जिनको बहुत उम्मीद बनी थी कि कॉरपोरेशन लड़ेंगे, अब उनके साथ 60 लोग आ गए, तो हमारे लोगों को जगह स्पेस कहाँ मिलेगी? जो छोटे कार्यकर्ता है जिनको कॉरपोरेशन लड़ना है, तो वो तो बेचारे महरूम हो जाएंगे सारी चीज़ों से। जो 6 साल से अपनी मेहनत करते आ रहे हैं, हाँ तो भाई, कितना सारा पैसा खर्चा कर दिया, कितना सारा सब कुछ कर दिया, एडवर्टीजमेंट पे, पब्लिक में जा रहे हैं, मीटिंगें ले रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं। हम लोग दिल्ली तक जा रहे हैं पवार साहब को के हाथ मजबूत करने के लिए। हमको मतलब उनसे बहुत उम्मीदें थी और हमेशा देते आए, लेकिन इस वक्त क्या हुआ मैं नहीं जानता हूँ। लेकिन सारे लोग मतलब मायूस हैं कि भाई इनका स्पेस, इनको जगह, अगर अलायंस होता है तो अलायंस में हमारे लोगों को, तो जो चंद्रकांत पाटिल साहब ने बोला था कि मैं 3 टिकट दूंगा मुसलमानों को, अब तो जो है उनके टिकट के ही प्रॉब्लम है, तो हमको कहाँ से हिस्सेदारी मिलने वाली है। मैं तो ये बोलूँगा कि भाई आप सोच समझ के फैसला करें, जो आप बेहतर समझते हैं उसके हक़ में वोट डालें, क्योंकि देश को जो है वो कहीं ना कहीं असेंबली में सेक्युलर लोगों को भेजना है, क्योंकि उसके भी नंबर्स काउंट होते हैं। जब कोई बिल पास होता है या कुछ डिसीज़न लिया जाता है, आप सोच समझ कर फैसला करें। और कैंडिडेट को भी कहीं ना कहीं अपना रुख बदलना पड़ेगा माइनॉरिटी के तय। तो ये मैं लोगों से अपील करता हूँ कि सोच समझ के फैसला करें। आप बेहतर समझते हैं, मतलब 5 साल में एक मरतबा आपका हक़ आपको मिलता है, उस हक़ का सही इस्तेमाल करें, जाएं वोट करें, और जो आप बेहतर समझते हैं उसको आप वोट करें।